तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल e-no.by-education में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बाबू पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना एवं घटना के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम बाबू पहला संरचना पढ़ लिए थे, यानी कि भ्रूण पोष के बारे में पढ़ लिए थे, इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम बाबू दूसरी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं बाबू भ्रूण, बोले तो इम्ब्रियो। चलिए हम भ्रूण को बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। समझने के लिए बाबू आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें। चलिए हम समझते हैं कि भ्रूण किसे कहते हैं, बोले तो इम्ब्रियो किसे कहते हैं। एकदम बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे बाबू। देखो, हम भ्रूण को समझने के लिए, भ्रूण को इजी तरीका से आसान भाषा में समझने के लिए बाबू आपको निषेचन का मतलब याद रखना होगा, निषेचन का डिफिनेशन याद रखना होगा, यानी पुष्पीय पादपों में निषेचन कैसे होता है उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। हालांकि पुष्पीय पादपों में निषेचन कैसे होता है बाबू हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो जो छात्र, जो बच्चे निषेचन के बारे में नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाकर देखें। हालांकि हम निषेचन को यहां पर भी समझाएंगे ताकि भ्रूण को आप इजी तरीका से समझ सकें। चलिए बाबू, सबसे पहले हम निषेचन को समझते हैं, फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। देखो, निषेचन को समझने के लिए बाबू हम सबसे पहले इधर परागकण का चित्र बनाए हैं, बोले तो पोलन ग्रेन का चित्र बनाए हैं, और इधर बाबू भ्रूण कोष का चित्र बनाए हैं, यानी कि इम्ब्रियो सेक का चित्र बनाए हैं। तो कोई ये पराग कण के अंदर बाबू नर युग्मक पाए जाते हैं, मेल गैमिट्स पाए जाते हैं। उसी तरह से ये भ्रूण कोष के अंदर बाबू मादा युग्मक पाए जाते हैं, फीमेल गैमिट्स पाए जाते हैं। फिर से हमने क्या कहा कि पराग कण के अंदर बाबू नर युग्मक पाए जाते हैं, और ये भ्रूण कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं बाबू, मादा युग्मक पाए जाते हैं। अब क्या करता है कि ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों आपस में बाबू संलयन करता है। दोनों आपस में क्या करता है बाबू, संलयन करता है, फ्यूजन करता है। तो जब नर युग्मक और ये मादा युग्मक ये दोनों आपस में संलयन करता है बाबू, फ्यूजन करता है, तो इस संलयन करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। बोले तो नर युग्मक और ये मादा युग्मक ये दोनों को आपस में संलयन करने की क्रिया को, फ्यूजन करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये निषेचन करके बाबू ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों आपस में निषेचन करके, संलयन करके किसका निर्माण करता है बाबू, तो युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। याद रखिएगा, नर युग्मक और ये मादा युग्मक ये दोनों आपस में संलयन करके, फ्यूजन करके किसका निर्माण करता है बाबू, युग्मनज का निर्माण करता है, बोले तो जाइगोट्स का निर्माण करता है। अब ये जाइगोट्स करता क्या है, तो जाइगोट्स आगे जाकर के वृद्धि विकास करके, यानी बोले तो अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करता है बाबू, ये भ्रूण का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। हमने क्या कहा कि युग्मनज आगे जाकर के वृद्धि विकास करके, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करता है बाबू, ये भ्रूण का निर्माण करता है, इम्ब्रियो का निर्माण करता है। और इसी भ्रूण के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं प्यारे, इसी भ्रूण के बारे में, इसी इम्ब्रियो के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ये भ्रूण किसे कहते हैं, ये भ्रूण जो है बाबू ये इम्ब्रियो किसे कहते हैं, देखो हम भ्रूण के बारे में ना पढ़ रहे हैं जी। तो अगर आपसे पूछ दे कि भ्रूण किसे कहते हैं, इम्ब्रियो किसे कहते हैं, तो क्या आप बिल्कुल इजी तरीका से, आसान भाषा में नहीं बता दीजिएगा, बताइएगा ना बाबू। देखो कैसे बताइएगा, कहिएगा कि निषेचन के पश्चात, जब निषेचन की क्रिया होती है तब की बात कर रहा है, निषेचन के पश्चात ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक ये दोनों आपस में संलयन करके किसका निर्माण करता है बाबू, युग्मनज का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक ये दोनों आपस में संलयन करके किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। और फिर युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। युग्मनज आगे जाकर के क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि युग्मनज के पश्चात ये बनने वाली संरचना को ही, युग्मनज के बाद बनने वाली संरचना को ही हम लोग भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा बाबू कि निषेचन के पश्चात नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन कर युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। और ये जाइगोट्स के बाद, ये जाइगोट्स के पश्चात बनने वाली संरचना को, ये बनने वाली स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं।
क्या समझ में आया प्यारे? हमने क्या कहा कि निषेचन के पश्चात ये नारीयुग्मक और ये मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करके फ्यूजन करके किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है, जाइगोट्स का निर्माण करता है। और ये युग्मनज के पश्चात बोले तो युग्मनज के बाद बनने वाली संरचना को, ये बनने वाली स्ट्रक्चर को ही हम लोग भ्रूण कहते हैं बाबू, इम्ब्रियो कहते हैं। क्या समझ में आया? यानी कि निषेचन के पश्चात नारीयुग्मक तथा मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करके फ्यूजन करके युग्मनज का निर्माण करता है। और युग्मनज के पश्चात बोले तो युग्मनज के बाद बनने वाली संरचना को भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। देखो बाबू, जैसे हम समझाएं सेम डिफिनेशन बाबू हम नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। देखो हमने क्या कहा, भ्रूण किसे कहते हैं? तो निषेचन के फलस्वरूप नारीयुग्मक तथा मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करके, दोनों आपस में संलयन से युग्मनज का निर्माण करता है या युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के पश्चात बनने वाली संरचना को भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। यानी निषेचन के फलस्वरूप नारीयुग्मक तथा मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है। और युग्मनज के पश्चात बनने वाली संरचना को ही हम लोग भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। क्या समझ में आया ना? चलिए बाबू, जब भ्रूण किसे कहते हैं आप समझ लिए बाबू, तो वहां पे एक बिंदु, एक पॉइंट याद रखिएगा, एक बिंदु और याद रखिएगा। किसके बारे में? भ्रूणोद्भव के बारे में। किसके बारे में बाबू? भ्रूणोद्भव के बारे में, इम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। अगर आपसे पूछ दे कि भ्रूणोद्भव क्या है, इम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, देखो बाबू, देखो भ्रूण का निर्माण कैसे हो रहा था? तो युग्मनज से ना हो रहा है जी। युग्मनज आगे जाकर के वृद्धि विकास करता है, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन करता है। तो यही युग्मनज आगे जाकर के अर्धसूत्री विभाजन करता है और अर्धसूत्री विभाजन करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कहिएगा कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को, ये युग्मनज से किसके निर्माण होने की प्रक्रिया को? भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को, भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये युग्मनज से, ये जाइगोट से भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या समझ में आया बाबू? यानी कि भ्रूण किसे कहते हैं और भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, ये दो बिंदु हमने बता दिया। यानी पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना जो पढ़ रहे थे, उसमें से हम दूसरी संरचना बिल्कुल पढ़ लिए। अब हम तीसरी संरचना पढ़ेंगे बाबू, बीज के बारे में, सीड के बारे में। तब तक ये बाबू आप दोनों नोट कर लीजिए। तो चलिए बाबू, जैसे कि भ्रूण किसे कहते हैं, इम्ब्रियो किसे कहते हैं, हम बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में समझ लिए। तो अब हम समझते हैं बाबू ये तीसरा संरचना के बारे में, बोले तो बीज के बारे में, सीड के बारे में। किसके बारे में बाबू? ये बीज के बारे में। तो बीज के बारे में हम समझते हैं, तो आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना और बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में समझना बाबू। चलिए हम पहले समझते हैं कि बीज किसे कहते हैं। देखो बाबू, बीज को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बिंदु जो हम बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, उसके बाद हम डिफिनेशन समझेंगे। देखो बाबू, अगर हम बीज की बात करते हैं, सीड की बात करते हैं, तो बीज सभी पौधों में नहीं होते हैं प्यारे। बीज सभी पौधों में नहीं होते हैं, तो किस में होता है बाबू? तो बीज मुख्य रूप से आवृत बीजी पौधों में होते हैं। कौन से पौधों में होते हैं बाबू? आवृत बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होते हैं। याद रखिएगा, बीज जो होता है बाबू मुख्य रूप से किस पौधों में? एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, आवृत बीजी पौधों में होता है। कैसे होता है भाई? आवृत बीजी पौधों में कैसे होता है? तो सुनो, देखो बाबू, जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं, जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प क्या हो जाते हैं? निषेचित हो जाते हैं। देखो हम चित्र भी बना दिए हैं पुष्प का, आवृत बीजी पौधा के पुष्प का चित्र भी बना दिए हैं। हमने क्या कहा कि जब आवृत बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं, तो पुष्प निषेचित होने के बाद, देखो फिगर को समझिएगा, जब पुष्प निषेचित हो जाते हैं, तो निषेचित होने के बाद ये पुष्प का जो अंडाशय होता है बाबू, ओवरी होता है, वो अंडाशय विकसित होकर के फल का निर्माण कर लेता है।
जब आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं तो निषेचित होने के बाद ये पुष्प का जो अंडाशय दिख रहा है, ये ओवरी दिखाई दे रहा है, वो अंडाशय विकसित होकर के किसका निर्माण कर लेता है? फल का निर्माण कर लेता है, फ्रूट का निर्माण कर लेता है। चलिए, इतना तो समझ में आया। अब देखो, ये अंडाशय के भीतर जो ये बीजांड दिखाई दे रहा है प्यारे, ये बीजांड क्या करता है? ये बीजांड क्या करता है? ये बीजांड विकसित होकर के, सुनिए, ये बीजांड क्या करता है? ये बीजांड विकसित होकर के ये फल के अंदर बाबू, बीजांड विकसित होकर के किसके अंदर? फल के अंदर किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। एक बार फिर से हमने क्या कहा कि जब आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? निषेचित हो जाते हैं। तो निषेचित होने के बाद ये जो अंडाशय दिखाई दे रहा है, ये जो ओवरी दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय विकसित होकर के बाबू फल का निर्माण कर लेता है। और अंडाशय के भीतर जो ये बीजांड दिखाई दे रहा है, ये ओव्यूल्स दिखाई दे रहा है प्यारे, ये बीजांड विकसित होकर ये फल के अंदर किसका निर्माण करता है? ये फल के अंदर बाबू बीज का निर्माण करता है। तो इसी बीज के बारे में तो पढ़ रहे हैं प्यारे। अगर आपसे पूछ दे कि बीज किसे कहते हैं, सीड किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता देना। कहना ना बाबू, कहना कि जब आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद, किसके? आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प क्या होने के बाद? निषेचित होने के बाद ये बीजांड, कौन? ये बीजांड विकसित होकर के, बीजांड क्या होकर के? विकसित होकर ये फल के अंदर किसका निर्माण करता है? जिस संरचना का निर्माण करता है, ये फल के अंदर जिस संरचना का निर्माण करता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। फिर से एक बार हमने क्या कहा कि आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद, जब आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प क्या हो जाते हैं? निषेचित हो जाते हैं। तो निषेचित होने के बाद ये बीजांड विकसित होकर फल के अंदर, किसके अंदर? फल के अंदर ये बनने वाली संरचना को, फल के अंदर ये बनने वाले स्ट्रक्चर को बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। अरे यही बीजांड ना बाबू विकसित होकर के फल के अंदर बीज का निर्माण करता है जी। ये बीजांड, ये जो ओवल्स दिखाई दे रहा है, ये बीजांड विकसित हो जाता है और विकसित होकर के फल के अंदर किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है। तो हमने सिंपल सी तो डिफिनेशन बताया। हमने क्या कहा कि आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद बीजांड विकसित होकर फल के अंदर बनने वाली संरचना को, ये फल के अंदर विकसित होने वाली संरचना को क्या कहते हैं बाबू? बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। देखो, एकदम जैसे हम समझाए हैं प्यारे, सेम डिफिनेशन हम नोट कर दिए हैं, सेम डिफिनेशन देखो बाबू हम लिख दिए हैं। देखो, अगर आपसे पूछ दे कि बीज किसे कहते हैं, सीड किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इजी तरीका से बता देना। कहना बाबू कि आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प, आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद बीजांड विकसित होकर फल के अंदर बनने वाली संरचना को बीज कहते हैं। ये फल के अंदर, ये फल के अंदर बनने वाली संरचना को ही क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। आवृत्त बीजी पौधा का पुष्प निषेचित होने के बाद बीजांड विकसित होकर ये फल के अंदर बनने वाली संरचना को, ये फल के अंदर बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं बाबू? बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। आया समझ में? चलिए, तो आप डिफिनेशन बीज किसे कहते हैं बाबू आप समझ लिए। अब एक दो पॉइंट और समझिएगा। देखो, अगर शॉर्ट तरीका से पूछ ले, शॉर्ट तरीका से याद रखिएगा बीज का डिफिनेशन, एकदम सिंपल तरीका से याद रखिएगा। ये जो बीजांड जब पूरी तरीका से विकसित हो जाता है बाबू, ये बीजांड जब पूरी तरीका से परिपक्व हो जाता है, तो इसी बीजांड को, परिपक्व अवस्था को बीज कहते हैं। इसी परिपक्व बीजांड को क्या कह देते हैं? बीज कहते हैं। तो शॉर्ट तरीका से बीज का डिफिनेशन याद रखिएगा कि एक परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। एक परिपक्व बीजांड को क्या कह देते हैं बाबू? बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि बीज का निर्माण पुष्प के कौन से भाग से होता है, तब बीज का निर्माण बाबू किससे हो रहा है? ये बीजांड से हो रहा है। यही बीजांड बाबू विकसित होकर के फल के अंदर किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। तो बीज का निर्माण किससे होता है बाबू? बीजांड से होता है, ओवल से होता है। तो इस पार्ट्स को भी हम लिख दिए हैं
कि बीज का निर्माण किससे, बीजांड से, ओविल से होती है। तो बीज किसे कहते हैं बाबू, समझ में आया, आया ना। चलिए अब हम बीज की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। बीज की संरचना कैसी होती है, वो बीज के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कौन से भाग पौधा के कौन से भाग का निर्माण करता है। तो ये सब बिंदु, इस सब पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बाबू बीज किसे कहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बीज की संरचना को देखेंगे। तो चलिए बाबू, जैसे कि बीज किसे कहते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में समझ लिए। तो अब हम समझते हैं बाबू ये बीज का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। जी किसके बारे में बाबू, ये बीज की संरचना के बारे में। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम ये बीज की संरचना को समझते हैं। चलिए बाबू, अगर हम बीज की बात करते हैं, सीड की बात करते हैं बाबू, तो बीज जो होता है ये दोहरी भित्ति से घिरा हुआ रहता है। कितनी भित्ति से, ये दोहरी भित्ति से घिरी हुई होती है, एक दोहरी भित्ति से ढाका हुआ होता है। और उस भित्ति का नाम क्या है, तो अगर हम बात करते हैं इस सबसे ऊपर वाले भित्ति की बात करते हैं बाबू, तो सबसे ऊपर वाले भित्ति को हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। कौन सा चोल, बाह्य चोल कहते हैं। और सबसे नीचे वाले भित्ति की अगर हम बात करते हैं, तो नीचे वाले भित्ति को हम लोग अंतःचोल कहते हैं। हमने सिंपल सी बात कहा, ये बीज जो होता है बाबू, ये दोहरी भित्ति से, ये दोहरी आवरण से घिरा हुआ होता है। ऊपर वाले भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं, बाहर वाले भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं, और अंदर वाले भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। ये बाह्य चोल और अंतःचोल को शॉर्ट तरीका से हम लोग बीज चोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बीज चोल, यानी सीड कोट कहते हैं। अच्छा, ये बीज चोल का कार्य क्या है बाबू, ये बीज चोल का कार्य है बाबू, ये बीजों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना बाबू, ये बीजों को सुरक्षा प्रदान करना, बीजों को बचाना, सेफ्टी देना। समझ में आया। चलिए अब हम समझते हैं भ्रूण के बारे में। किसके बारे में, भ्रूण के बारे में, बीज पत्र के बारे में। अगर ये बीज चोल के हम भीतर जाते हैं, बीज चोल के अंदर जाते हैं, तो हल्के पीले भूरे रंग का कुछ संरचना दिखाई देगा। चना को जब बीज चोल को हटाइएगा बाबू, ये चना खाए हैं ना जी, ये चना के बीज चोल को हटाइएगा तो हल्का पीले भूरे रंग का कुछ संरचना दिखाई देगा। तो उस जो संरचना दिखाई दे रहा है बाबू, उस संरचना को ही हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं बाबू, भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, या इसी को हम बीज पत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं, यानी बीज चोल के अगर भीतर जाइएगा, ये बीज चोल के अंदर जाइएगा बाबू, ये बीज चोल के अंदर जाइएगा तो हल्के पीले भूरे रंग का कुछ संरचना दिखाई देगा। उस संरचना को ही हम कहते हैं भ्रूण या बीज पत्र। अब इस भ्रूण में इतना क्षमता होता है बाबू कि एक नए पौधा विकसित कर देते हैं, एक नए पौधा, एक नए पादप विकसित कर लेते हैं। इसी भ्रूण में बाबू पोषक तत्व, जल एवं भ्रूण पोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पोष पाए जाते हैं। और इसी भ्रूण में क्षमता होता है एक नए पौधा विकसित कर देने का। अच्छा, ये भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, तो ये भ्रूण का निर्माण होता है जब परागकण में नर युग्मक और भ्रूण कोश में मादा युग्मक दोनों आपस में मिलता है तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज से क्या बन जाता है, भ्रूण। हम बताए होंगे, तो ये भ्रूण का निर्माण नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से होता है बाबू। चलिए अगर हम भ्रूण की बात करते हैं, भ्रूण की अगर हम चर्चा करते हैं, तो भ्रूण के बीच में एक पतली सी अक्ष पाई जाती है, एक पतली सी रेखा पाई जाती है, लाइन पाई जाती है बाबू। उस अक्ष को, उस लाइन को हम लोग भ्रूण अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण अक्ष। अगर भ्रूण को देखेंगे तो भ्रूण के बीच में एक पतली सी अक्ष पाई जाती है, एक पतली सी लाइन पाई जाती है। उस लाइन को हम कहते हैं बाबू भ्रूण अक्ष। क्या कहते हैं, भ्रूण अक्ष। ये भ्रूण अक्ष जो होता है ये दो भागों में बटे होते हैं। ऊपर वाले भ्रूण अक्ष को, यहाँ से ऊपर वाले भाग को हम परांकुर कहते हैं, और नीचे वाले भ्रूण अक्ष को हम बाबू मूलांकुर कहते हैं। अब ये परांकुर करता क्या है भाई, ऊपर वाले अक्ष को तो हम मूलांकुर कह दिए, सॉरी परांकुर कह दिए, और नीचे वाले भाग को मूलांकुर कह दिए। ये परांकुर और ये मूलांकुर, ये दोनों करता क्या है, याद रखिएगा। ये परांकुर क्या करता है बाबू, ये पौधा के तना का निर्माण करता है, यानी कि प्रारोह का निर्माण करता है। पौधा के जो तना होता है उस तना का निर्माण यही परांकुर से होता है। और पौधा के जो जड़ होता है बाबू, ये जो जड़ होता है तो पौधा के जड़ का निर्माण कौन करता है, यही मूलांकुर से होता है।
तो याद रखिएगा सिंपल सी बात, हमने क्या कहा बाबू कि बीज जो होता है ये दोहरी भित्ति से घिरा हुआ होता है। ऊपर वाले भित्ति को हम, सबसे बाहर वाले भित्ति को बाह्यचोल और नीचे वाले भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। बाह्यचोल अंतःचोल को अगर शॉर्ट तरीका से बीजचोल के नाम से जाना जाता है। ये बीजचोल करता है क्या बाबू, बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम बीजचोल के भीतर जाते हैं तो हल्के पीले भूरे रंग का संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। यही भ्रूण एक नए पौधा का निर्माण करता है। इसी भ्रूण में पोषक तत्व, जाल एवं भ्रूण पोष संचित रहते हैं, भ्रूण पोष पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद हम भ्रूण के बीच की अगर बात करते हैं तो भ्रूण के बीच में एक पतली सी अक्ष पाई जाती है। उस अक्ष को हम लोग भ्रूण अक्ष कहते हैं। कौन से अक्ष, भ्रूण अक्ष कहते हैं। और ये भ्रूण अक्ष जो होता है बाबू दो भागों में बटे होते हैं, पहला परांकुर और दूसरा मूलांकुर। ये भ्रूण अक्ष कितने भागों में जी, दो भागों में बटे होते हैं, पहला परांकुर और दूसरा मूलांकुर। ये परांकुर क्या करता है तो पौधा के तना बोले तो प्ररोह का निर्माण करता है। और ये मूलांकुर क्या करता है बाबू, तो मूलांकुर बाबू पौधा के जाड़ बोले तो मूल का निर्माण करता है। मूल मतलब होता है बाबू जाड़ या मूल का निर्माण करता है। तो आप बीज की संरचना समझ गए होंगे बाबू। तो हम बारी बारी से सबका डिफिनेशन भी लिख लेना जरूरी है, केवल समझना जरूरी नहीं है, इन सबको डिफिनेशन भी लिखना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन समझते हैं बाबू बीज चोल का। अगर आपसे पूछ दे बीज चोल किसे कहते हैं तो डायरेक्ट कहिएगा बाबू। देखो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, बीज चोल किसे कहते हैं, बीज चोल किसे कहते हैं, सीड कोट किसे कहते हैं। तो बीज चोल किसे कहते हैं बाबू, एकदम बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में बता देना। कहना बाबू कि बीज दोहरी भित्ति से, बीज कौन से भित्ति से, दोहरी भित्ति से, दोहरी आवरण से घिरी हुई होती है, जिसे हम कौन से आवरण कहते हैं, जिसे हम बीज चोल कहते हैं। जो करता क्या है बाबू, ये बीज चोल करता क्या है तो बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही तो डिफिनेशन लिखा है, बीज दोहरी भित्ति से घिरी हुई होती है जिसे हम बीज चोल कहते हैं। जो बीजों को क्या करता है बाबू, सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी देने का कार्य करता है। चलिए हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं बाबू भ्रूण के बारे में। दूसरा पॉइंट किसके बारे में, भ्रूण बोले तो बीज पत्र के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, बीज पत्र के बारे में। अगर आपसे पूछ दे भ्रूण किसे कहते हैं, बीज पत्र किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कहिएगा कि बीज चोल के भीतर, ये जो बीज चोल दिखाई दे रहा है, ये बीज चोल के भीतर हल्के पीले भूरे रंग का, कौन से रंग का, हल्के पीले भूरे रंग का एक संरचना पाई जाती है जिसे ही हम लोग क्या कह देते हैं बाबू, भ्रूण कहते हैं। देखो लिख दिए हैं, बीज चोल के भीतर हल्के पीले भूरे रंग का एक संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं या बीज पत्र कहते हैं। जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जिसमें पोषक तत्व, भ्रूण पोष एवं जल पाए जाते हैं, जल संचित होते हैं। इसमें जो क्या करता है, एक नए पौधा को विकसित करने का क्षमता पाई जाती है। यही भ्रूण क्या करता है, एक नए पौधा को विकसित करते हैं। तो देखो डिफिनेशन सिंपल तरीका से लिख दिए हैं। अगर आपसे पूछ दे भ्रूण किसे कहते हैं तो लिखेंगे बीज चोल के भीतर हल्के पीले भूरे रंग का संरचना पाई जाती है जिसे हम भ्रूण या बीज पत्र कहते हैं, जिसमें पोषक तत्व, जाल और भ्रूण पोष संचित रहते हैं। सिंपल सी बात। हमने ये भी पॉइंट लिखा दिए हैं नीचे कि इसका निर्माण जो होता है नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन से होता है। चलिए अब हम समझते हैं बाबू ये तीसरा संरचना भ्रूण अक्ष के बारे में। किसके बारे में, ये भ्रूण अक्ष के बारे में। चलिए अगर आपसे पूछ दे कि भ्रूण अक्ष किसे कहते हैं तो डायरेक्ट कहिएगा कि भ्रूण के बीच में एक पतली सी अक्ष पाई जाती है, एक पतली सी लाइन पाई जाती है। देखो ये भ्रूण के बीच में एक पतली सी रेखा, पतली सी लाइन नजर आ रहा है बाबू, अक्ष नजर आ रहा है, तो इस अक्ष को ही हम लोग कह देते हैं भ्रूण अक्ष। देखो हम लिख दिए हैं कि भ्रूण या बीज पत्र के बीच में एक पतली सी अक्ष पाई जाती है जिसे हम भ्रूण अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण अक्ष कहते हैं। ये भ्रूण अक्ष जो होता है बाबू ये दो भागों में बटे होते हैं। ये भ्रूण अक्ष जो होता है कितने भागों में, दो भागों में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को हम परांकुर कह देते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कह देते हैं, मूलांकुर। तो हमने सिंपल सी बात लिख दी है यहाँ कि भ्रूण अक्ष जो होता है कितने भागों में, दो भागों में बटे होते हैं, यानी कि पहला परांकुर और दूसरा मूलांकुर।
पहला परांकुर और दूसरा मूलांकुर। अब परांकुर किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुना, परांकुर किसे कहते हैं बाबू? तब भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले भाग को परांकुर कहते हैं। ये जो भ्रूण अक्ष है, तो ये भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले कौन से भाग को? ये ऊपर वाले भाग को परांकुर कहते हैं। इसी परांकुर से किसका निर्माण होता है? पौधा के तना बोले तो पररोह का विकास होता है। तना यानी पररोह का निर्माण होता है। तब परांकुर किसे कहते हैं? तब भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले भाग को परांकुर कहते हैं, जो पौधा के तना बोले तो पररोह का विकास करता है। अच्छा, ये मूलांकुर किसे कहते हैं बाबू? मूलांकुर किसे कहते हैं? तब भ्रूण अक्ष के नीचे वाले भाग को, ये जो भ्रूण अक्ष दिखाई दे रहा है, तो भ्रूण अक्ष के नीचे वाले भाग को, कौन से? ये नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं, जो किसका निर्माण करता है? जो मूल बोले तो जड़ का विकास करता है। मूल यानी जड़ का निर्माण करता है। यानी कि भ्रूण अक्ष के ऊपर वाले भाग को परांकुर कहते हैं, जो तना बोले तो प्ररोह का निर्माण करता है। अब भ्रूण अक्ष के नीचे वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं, जो मूल बोले तो जड़ का निर्माण करता है। तो बीज किसे कहते हैं? बीज की संरचना क्या आपको समझ में आया प्यारे? आया? चलिए अब हम समझते हैं बाबू बीज के प्रकार। ये भ्रूण किसे, सॉरी, बीज किसे कहते हैं, बीज की संरचना हम देख लिए। तो अब हम पढ़ेंगे बाबू बीज के प्रकार। तो देखो, तो चलिए बाबू, जैसे कि हम बीज की संरचना को देख लिए, बीज की संरचना को पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ते हैं बाबू बीज का प्रकार। क्या पढ़ते हैं बाबू? बीज का प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड के बारे में। अगर हम बीज की प्रकार की बात करते हैं, तो बीज पत्र के आधार पर, किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर बाबू बीज दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, बीज पत्र के आधार पर बीज कितने प्रकार के बाबू? दो प्रकार के। देखो हम लिख दिए हैं कि अगर हम बीज के प्रकार की बात करते हैं, तो बीज पत्र के आधार पर बीज बाबू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एक बीज पत्री बीज, और दूसरा होता है द्विबीज पत्री बीज। यानी कि एक होता है एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट सीड, और दूसरा होता है द्विबीज पत्री बीज, डाइकॉट सीड। अब एक बीज पत्री किसे कहते हैं, द्विबीज पत्री बीज किसे कहते हैं? तो ये दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं बाबू कि एक बीज पत्री बीज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे बीज, समझना, ऐसे बीज जिसमें केवल एक पत्र पाया जाता है, ऐसे बीज जिसमें केवल एक पत्र पाया जाता है, या बीज पत्र बटे नहीं होते हैं, तो उसे हम एक बीज पत्री बीज कहते हैं। जैसे चावल, चावल में देखिएगा बाबू, तो केवल एक पत्र पाया जाता है, उसका बीज पत्र बटे नहीं होते हैं। गेहूं में देखिएगा बाबू, तो उसमें केवल एक पत्र पाया जाता है, उसका बीज पत्र बटे नहीं होते हैं। मक्का में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, उसका बीज बटे नहीं होते हैं। तो ऐसे बीज जिसमें केवल एक पत्र पाया जाता है या बीज पत्र बटे नहीं होते हैं, तो उसे हम बाबू एक बीज पत्री बीज कहते हैं। यानी कि जैसे में चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि। अब द्विबीज पत्री बीज किसे कहते हैं? तो ऐसे बीज जिसमें दो पत्र पाया जाता है, ऐसे बीज जिसमें दो पत्र पाया जाता है या बीज पत्र दो भागों में बटे होते हैं, तो उसे हम बाबू द्विबीज पत्री बीज कहते हैं। ऐसे बीज जिसमें दो पत्र पाया जाता है या जिसका बीज पत्र दो भागों में बटे होते हैं, तो उसे हम द्विबीज पत्री बीज कहते हैं। जैसे चना, मसूर, मूंग, मटर, है ना, और जितने भी दलहनी बीज, उसको देखिएगा बाबू, उसको तोड़िएगा बाबू, तो उसमें दो गो पत्र नजर आता है। चना को खाए हैं प्यारे, तो चना को आप तोड़िएगा तो उसमें दो गो पत्र नजर आएगा। एक चना को दो गो दाल होता है ना बाबू, तो चना को आप तोड़िएगा तो दो भागों में बट जाएगा। तो ऐसे बीज जिसमें दो पत्र पाया जाता है या जिसका बीज पत्र दो भागों में बट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विबीज पत्री बीज कहते हैं। गाना सुनिए बाबू, एक चना के दो गो दाल, सुनिएगा बाबू, एक चना के दो गो दाल यानी बोले तो एक चना में दो गो पत्र पाए जाते हैं। अब दो गो पत्र केवल चना में नहीं, चना में भी पाया जाता है, मटर में, सेम में, मूंग में, मसूर में, यानी जितने भी दलहनी बीज होते हैं बाबू, तो उसमें दो गो पत्र पाए जाते हैं, दो पत्र पाए जाते हैं। तब जिसमें दो पत्र पाया जाता है या जिसका बीज पत्र दो भागों में बटे होते हैं, उसे हम द्विबीज पत्री बीज कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा प्यारे। तो एक बीज पत्री बीज किसे कहते हैं, द्विबीज पत्री बीज किसे कहते हैं? क्या समझ में आया प्यारे? चलिए, अगर आ गया समझ में तो इसको आप नोट करिए प्यारे।